जिंदगी को मतलब चुपचाप चलाती है, व्यापार और वाणिज्य। हाँ, सुनने में ये शब्द शायद थोड़े भारी लगे, पर असल में ये उस पूरी मशीनरी की तरह है जो सब कुछ तय करती है। बिल्कुल। सुबह की चाय की पत्ती से लेकर रात के खाने की सब्जी, हमारा फोन, हमारी गाड़ियां, सब हम तक कैसे पहुंचता है ना? सही कहा। हमने इस विषय पर कुछ दिलचस्प स्टडीज और लेख देखे हैं, और आज हमारा मकसद है इसके पुर्जे खोलकर समझना। मतलब व्यापार क्या है, वाणिज्य इससे कैसे अलग है, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतने जरूरी क्यों हैं, और खासतौर पर भारत में क्या चुनौतियां हैं, क्या मौके हैं। हाँ, ये देखना जरूरी है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि व्यापार और वाणिज्य एक ही चीज है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं, देखते हैं इसके पीछे क्या है। चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। व्यापार यानी ट्रेड, इसका मतलब क्या है? बहुत सरल भाषा में यह है चीजों या सेवाओं की खरीद बिक्री या उनका आदान प्रदान। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने दुकान से सब्जी खरीदी या किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को मान लीजिए कच्चा माल बेचा। हाँ, या एक देश ने दूसरे देश को सॉफ्टवेयर सेवाएं दी। ये सब व्यापार है। सही। चाहे वो पास की मंडी में हो या फिर दुनिया के दूसरे कोने में। लेन देन। बिल्कुल। लेकिन वाणिज्य यानी कॉमर्स, उसका कैनवस वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अच्छा, कैसे? देखिए, वाणिज्य में व्यापार तो आता ही है, पर उसके साथ वो सारी चीजें भी जुड़ जाती हैं जो इस लेन देन को मुमकिन बनाती हैं, आसान बनाती हैं। मतलब इसे ऐसे सोचिए, वाणिज्य बराबर व्यापार प्लस व्यापार में मददगार सारी गतिविधियां। और यही बात दिलचस्प हो जाती है, ये मददगार गतिविधियां ही हैं जो आधुनिक अर्थव्यवस्था की एक तरह से धमनियों की तरह काम करती हैं। हाँ, ये व्यापार में मददगार गतिविधियां या एड्स टू ट्रेड, ये बहुत जरूरी हैं। इनके बिना व्यापार अटक जाएगा, है ना? बिल्कुल अटक जाएगा। सोचिए, पंजाब में बेहतरीन गेहूं होगा, हाँ, लेकिन उसे चेन्नई के बाजार तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, रेलगाड़ी, कुछ भी। सही बात। और गेहूं पहुंच तो गया चेन्नई, पर क्या वो तुरंत बिक जाएगा? शायद नहीं। नहीं, रखना पड़ेगा कहीं। हाँ, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए चाहिए भंडारण, वेयरहाउसिंग, गोदाम। ठीक है, फिर सौदा होगा तो पैसों का लेन देन कैसे होगा? यही काम आता है बैंकिंग, पेमेंट, लोन, सब यहीं से। और मान लीजिए रास्ते में या गोदाम में माल को कुछ हो गया तो? आग लग गई, चोरी हो गया, बारिश से भीग गया। हाँ, ये रिस्क तो है। तो इस जोखिम से बचाता है बीमा, इंश्योरेंस। इसके बिना तो व्यापारी शायद इतना बड़ा खतरा उठाएगा ही नहीं। बिल्कुल। और आखिर में चेन्नई के खरीदार को पता कैसे चलेगा कि पंजाब का अच्छा गेहूं आया है? उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन, विज्ञापन। हाँ, संचार और विज्ञापन, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो आप देख रहे हैं ये सब कड़ियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। परिवहन, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, ये सिर्फ अलग अलग सेवाएं नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था है, एक सिस्टम। सही। एक भी कड़ी कमजोर हो तो पूरा व्यापार धीमा पड़ सकता है, महंगा हो सकता है। इसी पूरे ताने बाने को हम वाणिज्य कहते हैं। तो हमने व्यापार और वाणिज्य का फर्क समझा। अब देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। जाहिर है सबसे पहले तो वही चीज चाहिए जिसका व्यापार होना है। हाँ, यानी वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब? वस्तुएं यानी वो भौतिक चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कच्चा माल, लोहा, कपास, या फिर तैयार माल, कपड़े, गाड़ियां, मशीनें। और सेवाएं? सेवाएं यानी वो काम जो कोई हमारे लिए करता है, जिसमें हुनर लगता है, विशेषज्ञता लगती है, जैसे डॉक्टर की सलाह, वकील की सेवा, सॉफ्टवेयर बनाना, या यही परिवहन की सेवा जो हमने अभी बात की। ठीक है, तो व्यापार इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ। दूसरा अहम तत्व क्या है? दूसरा है बाजार तक पहुंच, मार्केट एक्सेस, और उसे संभव बनाने वाला बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बनाने वाले या बेचने वाले के लिए बाजार तक पहुंचना आसान हो। बिल्कुल। और इसके लिए चाहिए अच्छी सड़कें, रेल लाइनें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, और साथ ही मजबूत संचार नेटवर्क जैसे इंटरनेट। इनके बिना न तो माल बाजार तक पहुंचेगा, न ही सेवाएं ठीक से दी जा सकेंगी। ये ढांचा ही व्यापार की रफ्तार तय करता है। बिल्कुल। और तीसरा तत्व है नीतियां और नियम, ट्रेड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। अच्छा, सरकार का रोल। हाँ, कोई भी देश व्यापार को एकदम खुला नहीं छोड़ता।
सरकारें नियम बनाती हैं, जैसे आयात या निर्यात पर टैक्स लगाना, जिसे टैरिफ कहते हैं, टैरिफ। या कोटा तय करना कि कितना माल आ जा सकता है, या फिर क्वालिटी के मानक तय करना। इनका मकसद क्या होता है? घरेलू उद्योगों को बचाना, सरकार के लिए राजस्व कमाना या व्यापार को नियंत्रित करना। और वो व्यापार समझौते भी होते हैं देशों के बीच। हाँ, बिल्कुल। देश आपस में व्यापार समझौते यानी ट्रेड एग्रीमेंट्स भी करते हैं, जैसे मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, FTA। इनसे आपसी व्यापार आसान हो जाता है। ठीक है, इनके अलावा आजकल दो और चीजें बहुत अहम हो गई हैं, है ना? एक तो वो सप्लाई चेन वाली बात। हाँ, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ये शब्द, हाँ, पर है बहुत सीधा। इसे ऐसे समझें, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो उस चीज के फैक्ट्री से बनने से लेकर पैक होने, फिर वो अलग अलग गोदामों से होते हुए सही सलामत, सही समय पर और कम से कम खर्च में आपके दरवाजे तक पहुंचने का जो पूरा सफर है, अच्छा, पूरा प्रोसेस। हाँ, उसी को कुशलता से संभालना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यह वो अदृश्य नेटवर्क है जो दुनिया भर में चीजों के बहाव को, फ्लो को संतुलित रखता है। और एक अच्छी सप्लाई चेन से व्यापार सस्ता और तेज होता है। बिल्कुल, लागत कम होती है, रफ्तार बढ़ती है। और दूसरा अहम तत्व? दूसरा है कानूनी ढांचा और नैतिकता, लीगल फ्रेमवर्क एंड एथिक्स। अच्छा। देखिए, व्यापार में समझौते होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नए आविष्कार होते हैं, तो उनके लिए पेटेंट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, और कभी-कभी विवाद भी होते हैं। इन सब के लिए मजबूत कानून चाहिए। लेकिन अब बात सिर्फ कानून की नहीं रही, अब जोर व्यावसायिक नैतिकता मतलब बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी CSR पर भी बहुत है। CSR? हाँ, मतलब ये कि कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे सिर्फ मुनाफा ना देखें, बल्कि समाज और पर्यावरण का भी ध्यान रखें। जैसे पहुंचाएं, ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरतें। आज के दौर में अगर कोई कंपनी इन नैतिक मानकों का पालन नहीं करती तो उसकी साख खराब हो सकती है। हाँ, कस्टमर और इन्वेस्टर्स दूर जा सकते हैं। बिल्कुल, वैश्विक व्यापार में टिके रहने के लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, तो ये सारे तत्व मिलकर व्यापार और वाणिज्य की इस विशाल मशीनरी को चलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए इतने जरूरी क्यों है? इनका असली असर क्या होता है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, इसका असर कई लेवल्स पर होता है। सबसे सीधा फायदा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार मिलना। वो कैसे? व्यापार के जरिए देश उन चीजों को बनाने पर फोकस कर पाते हैं जिनमें वे माहिर हैं या जिन्हें वे दूसरों से बेहतर और सस्ता बना सकते हैं। अर्थशास्त्री इसे तुलनात्मक लाभ कहते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज। तुलनात्मक लाभ, कंपैरेटिव एडवांटेज, इसे थोड़ा और आसान करेंगी प्लीज? हाँ, जरूर। मान लीजिए भारत कपड़ा बनाने में बहुत कुशल है, सस्ता और अच्छा कपड़ा बनाता है। ठीक है। और जापान मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में बहुत अच्छा है। तो दोनों के लिए फायदेमंद क्या है? यही कि भारत कपड़ा बनाए और जापान को बेचे, और जापान इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाकर भारत को बेचे। बड़ा इसके कि दोनों देश दोनों चीजें बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल। जब देश अपनी स्पेशलाइजेशन पर फोकस करते हैं तो कुल मिलाकर उत्पादन बढ़ता है, एफिशिएंसी आती है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। समझ गया। और क्या फायदे हैं? दूसरा बड़ा फायदा है रोजगार सृजन, जॉब क्रिएशन। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सोचिए, फैक्ट्री में सामान बनाने वालों से लेकर उसे ट्रक में लादने वाले ड्राइवर, गोदाम के कर्मचारी, बैंक के लोग, विज्ञापन बनाने वाले, दुकान पर बेचने वाले, कितने सारे लोग। व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हर काम में नौकरियां बनती हैं। खासकर छोटे और मझोले उद्योगों को, MSEs को इससे बहुत बढ़ावा मिलता है। सही बात है। तीसरा, ये संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करता है। रिसोर्स एलोकेशन मतलब दुनिया में कहीं किसी चीज की कमी है तो व्यापार के जरिए वो चीज वहां पहुंच सकती है जहां उसकी बहुतायत है। इससे डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बनता है और रिसोर्सेज की बर्बादी कम होती है। और हम जैसे आम लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए तो बहुत फायदे हैं। कंज्यूमर बेनिफिट्स, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमें दुनिया भर की चीजें मिलती हैं, हमारे पास ज्यादा चॉइस होती है। साथ ही जब कई कंपनियां एक ही चीज बेचती हैं तो उनमें कंपटीशन होता है। हाँ, उससे दाम कम होते हैं और अक्सर क्वालिटी भी सुधरती है। नई नई चीजें भी बाजार में आती रहती हैं। ये तो हुए सीधे आर्थिक फायदे। क्या कुछ और भी है?
मतलब समाज पर असर। हाँ बिल्कुल, इसका असर समाज और दुनिया पर भी पड़ता है। एक है वैश्विक जुड़ाव, ग्लोबल इंटीग्रेशन। अच्छा। व्यापार सिर्फ चीजें और पैसा नहीं लाता, ये देशों और लोगों को भी जोड़ता है। इससे आपसी समझ बढ़ती है, कल्चरल एक्सचेंज होता है और अक्सर मुश्किल डिप्लोमेटिक हालात में भी व्यापार बातचीत का एक रास्ता खुला रखता है। ट्रेड एग्रीमेंट से देशों में सहयोग भी बढ़ता है। बिल्कुल, कई बार ये गहरे सहयोग की नींव रखते हैं। और नवाचार, इनोवेशन। हाँ, इनोवेशन और तकनीक। इनोवेशन और तकनीक का फैलाव, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये इसका एक और अहम पहलू है। जब कंपनियां दुनिया भर में मुकाबला करती हैं तो उन्हें लगातार कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। व्यापार के जरिए नई तकनीकें, नए आइडियाज, काम करने के बेहतर तरीके, ये सब एक देश से दूसरे देश तक पहुंचते हैं। इससे पूरी इंडस्ट्री का विकास होता है, रिसर्च को बढ़ावा मिलता है। तो मतलब व्यापार और वाणिज्य सिर्फ अर्थव्यवस्था का इंजन नहीं, बल्कि दुनिया को जोड़ने और बदलने वाली ताकत भी है। हाँ बिल्कुल सही। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। सिद्धांत रूप में व्यापार और वाणिज्य के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं, खासकर भारत जैसे विकासशील देश में, तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि भारत में इस मशीनरी के रास्ते में कई रुकावटें हैं। ये सच है। भारत में व्यापार और वाणिज्य की अपार क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई गंभीर चुनौतियां हैं जो इस क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल होने से रोकती हैं। क्या है वो मुख्य चुनौतियां? इन्हें हम मोटे तौर पर कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल या ढांचागत बाधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। जैसे? इसमें सबसे ऊपर है बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज। हमारे बंदरगाहों की क्षमता, पोर्ट कैपेसिटी, वो सीमित है और वहां अक्सर जाम रहता है। रेलवे माल ढुलाई के लिए उतनी कुशल नहीं है जितनी होनी चाहिए। सड़कों का नेटवर्क कहीं अच्छा है तो कहीं बहुत खराब। और माल को रखने के लिए आधुनिक गोदामों की, कोल्ड स्टोरेज की, इनकी कमी है। और इन सब का नतीजा? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वक्त भी ज्यादा लगता है और पैसा भी। इसी से जुड़ी है उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स। हाँ, ये सुना है मैंने। भारत में लॉजिस्टिक्स पर खर्च जीडीपी का करीब 13-14% है, जबकि विकसित देशों में ये 8-10% के आसपास होता है। ओह, तो ये महंगापन भारतीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट में कम कॉम्पिटिटिव बनाता है। बिल्कुल, सामान बनाना भले ही सस्ता हो, उसे पहुंचाना महंगा पड़ जाता है। ये तो हुई ढांचागत बाधाएं। और दूसरी तरह की? दूसरी है व्यवस्था से जुड़ी बाधाएं, रेगुलेटरी इश्यूज। इसमें आता है जटिल विनियामक वातावरण, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। मतलब नियम कानून? हाँ, व्यापार शुरू करने या चलाने के लिए ढेरों कानून, नियम और परमिशन चाहिए होती है। इनमें काफी लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म। नियम अक्सर अस्पष्ट होते हैं और कई बार बदलते रहते हैं। इससे तो अनिश्चितता बढ़ती होगी। बहुत। इससे व्यापार करना मुश्किल और अनिश्चित हो जाता है, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए। और इसी से जुड़ा शायद वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाला मुद्दा भी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। बिल्कुल सही। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक है, इनफॉर्मल सेक्टर, जो न तो पूरी तरह नियमों के दायरे में आता है और न ही ठीक से टैक्स देता है। इसके साथ ही तस्करी या अंडर इनवॉइसिंग जैसी समानांतर गतिविधियां भी चलती हैं, माल का दाम कम दिखाना वगैरह। इससे तो सरकार को भी नुकसान है और ईमानदार व्यापारियों को भी। बिल्कुल, ये सब न सिर्फ सरकार के रेवेन्यू को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि फेयर कंपटीशन को भी खराब करती हैं। इसके अलावा बाजार से जुड़ी चुनौतियां भी होंगी? हाँ, तीसरी तरह की बाधाएं बाजार और गुणवत्ता से जुड़ी हैं। जैसे कई बार भारतीय उत्पाद, खासकर छोटे उद्योगों के, वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते या फिर उनके पास जरूरी सर्टिफिकेशन नहीं होते। ई कॉमर्स बढ़ तो रहा है, पर देश के कई हिस्सों में अभी भी भरोसेमंद इंटरनेट नहीं है, सुरक्षित डिजिटल पेमेंट का सिस्टम उतना मजबूत नहीं है, साइबर सुरक्षा की चिंताएं हैं। और रुपए का उतार चढ़ाव, करेंसी फ्लक्चुएशन। हाँ, मुद्रा में उतार चढ़ाव भी एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए एक अनिश्चितता पैदा करता है। कब क्या रेट मिलेगा पता नहीं। और स्किल्स की कमी। बिल्कुल। आखिर में कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। हमें अपने लोगों को वो हुनर सिखाने होंगे जिनकी जरूरत आज के ग्लोबल बाजार में है, और साथ ही उद्योगों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा।
तो इसका कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? इन सारी चुनौतियों का असर क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अपनी व्यापारिक क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा है। ये बाधाएं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को धीमा करती हैं, रोजगार के मौके कम करती हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को वो मजबूत जगह बनाने से रोकती हैं जिसका वो हकदार है। पोटेंशियल है, मार्केट है, लेकिन राह में रोड़े बहुत हैं। तो संक्षेप में आज हमने समझा कि व्यापार सिर्फ खरीद बिक्री है, लेकिन वाणिज्य वो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा जैसी तमाम मददगार सेवाएं शामिल हैं जो व्यापार को असल में संभव बनाती हैं। हाँ, और ये न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं बल्कि रोजगार पैदा करते हैं, हमें बेहतर चीजें, ज्यादा विकल्प मुहैया कराते हैं और दुनिया को भी जोड़ते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि भारत में इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अभी काफ़ी काम बाकी हैं। खास तौर पर बुनियादी ढांचे को सुधारना और नियमों को सरल बनाना, ये शायद सबसे बड़ी ज़रूरतें हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। हाँ, आज दुनिया दो बड़े बदलावों से गुजर रही है। एक है स्थिरता पर जोर, सस्टेनेबिलिटी, यानी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए व्यापार करना, और दूसरा है डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल हर चीज में। सही। ऐसे में ये सवाल अहम हो जाता है कि भारत इन बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा। क्या भारत अपनी मौजूदा चुनौतियों को, जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या जटिल नियम, इनको इनोवेशन और सही नीतियों के जरिए अवसरों में बदल सकता है? क्या हम इन बाधाओं को पार करके वैश्विक व्यापार में, खासकर सस्टेनेबिलिटी और डिजिटलाइजेशन के इस नए दौर में अपनी जगह और मजबूत कर पाएंगे? बिल्कुल। इसी पर सोचना और काम करना ही आगे का रास्ता तय करेगा। व्यापार और वाणिज्य की इस जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया की पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत ने आपकी समझ को और गहरा किया होगा और शायद कुछ नए सवाल भी खड़े किए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ।